नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी टॉपिक। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से इस सॉल्युबिलिटी को समझाने की कोशिश करता हूं और फिर उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए, आप मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्वेंट लिया है। और हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, तो जनरली हम लोग वाटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिया है सॉल्वेंट। ठीक है, और अब इस सॉल्वेंट में मैं सॉल्युबल करने वाला हूं, मैं घोलने वाला हूं सॉल्यूट को किसी सॉल्यूट को। ठीक है, अब देखिए, मैंने टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लीजिए अभी रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर ही रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे और घटाएंगे नहीं। तो पहली एक चीज समझ में कर लीजिए, आप कंटेनर में लिक्विड है, आप एक सॉल्वेंट है। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट है, आप इसका जो अमाउंट है, आप उसको फिक्स्ड करेंगे। आप इसके अमाउंट को फिक्स्ड करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार 100 ml ही लें, यह भी जरूरी नहीं है कि आप 1000 ml लें। आप जो चाहें, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास जो भी सॉल्वेंट है, उसका जो अमाउंट है, वो अगर आपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए लिया है, तो आप उसको बीच में ना बढ़ाएं। जो भी लिया है, मान लीजिए मैंने अमाउंट को फिक्स कर दिया यहां पर, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे क्या करते हैं, 100 ml मान के चलते हैं। तो मैं भी अभी यहां यही करता हूं कि जो भी सॉल्वेंट का अमाउंट है, मैंने उसको 100 ml मान लिया। ठीक है, 100 ml। जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि 100 ml ही लेना है। आप 1000 ml ले लीजिए, आप 10 लीटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, अब मैंने 100 ml ले लिया। अब इस 100 ml सॉल्वेंट की, इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उससे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनिए आप। देखिए, अगर मेरे पास ये 100 ml सॉल्वेंट है, तो इसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कि ये सॉल्यूट के, मान के चलिए कि सॉल्यूट के 10 ग्राम को डिसॉल्व कर सकता है। कितने ग्राम को? 10 ग्राम को डिसॉल्व कर सकता है ये। ठीक है, तो ये जो 10 ग्राम है, इसकी मैक्सिमम अमाउंट है, तो हम ये कह देंगे कि 10 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट एट दिस टेम्परेचर। और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना लिया है आपने? 100 ml लिया है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज देखिए आप, अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें कुछ फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता है, लेकिन हमें टेम्परेचर क्या रखना है? हमें टेम्परेचर फिक्स्ड रखना है। तो देखिए, अब मैं आपको डेफिनेशन पर लेकर चलता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in specified amount of solvent, ठीक, that make it saturated। अच्छा, अब saturated का मतलब समझिए आप। आपने जब इस कंटेनर में जो लिक्विड लिया है, जो सॉल्वेंट लिया है, आपने सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व कर दिया। देखिए, अब जब आपने इसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के साथ थॉरोली मिक्स हो गए, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बैठने की कोशिश करेंगे, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन जैसे ही ये नीचे बैठेगा, तुरंत ये दोबारा से डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब भी कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड स्टेट में पहुंचता है, सैचुरेटेड स्टेट का मतलब है कि मैक्सिमम सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व आपने कर दिया है। जैसे किसी लिक्विड में आप मैक्सिमम 50 मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से सुनिए, 50 मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो। आपने 50 मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिए। अब 50 में से जैसे ही कोई नीचे बैठना जाएगा, नीचे क्रिस्टलाइजेशन शो करेगा, तुरंत ये दोबारा से इसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, यहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, कहां पर? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आपको अभी मैंने एक ये डेफिनेशन आपको समझाई है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब एक चीज समझिए, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट जो है वो ग्राम में हो और सॉल्वेंट हमेशा ml में हो, जरूरी नहीं है। आप सॉल्यूट को मोल्स में भी लिख सकते हैं, मोल्स में, और नीचे जो सॉल्वेंट है आप उसको 100 ml लिख दीजिए।
या आप उसको 1000 ml लिख दीजिए, लेकिन जो भी लिख रहे हैं वो स्पेसिफाइड होना चाहिए पहले से कि आप 1000 ml की सॉल्युबिलिटी पता कर रहे हैं या 10 लीटर की पता कर रहे हैं या 100 ml की पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी ग्राम पर ml में भी आ सकती है, ठीक, ये मोल पर लीटर में भी आ सकती है, ठीक, और ये मोल फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ये मोल फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो आई थिंक आपको ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी हमारे पास कुछ और टॉपिक नए आए थे, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन आया है, ऐसे ही एक और टॉपिक आता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए उस पर बात करते हैं हम लोग, उस पर बात करते हैं। देखिए अगर आपके पास ये कंटेनर है और आपने, मान के चलिए स्टैंडर्ड ले रहा हूं मैं कि 100 ml सॉल्वेंट था आपके पास और इसमें 10 ml मैक्सिमम घोला जा सकता है, सॉरी 10 ग्राम, इसमें 10 ग्राम मैक्सिमम घोला जा सकता है। तो ये 10 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो ये तो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने एनी हाउ टेम्परेचर बढ़ाकर या कुछ भी कर इस 100 ml ऑफ लिक्विड में, इस 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में कैसे भी करके 10 ग्राम से ज्यादा सॉल्यूट अगर डिसॉल्व कर दिया, 10 ग्राम से ज्यादा, तो ये बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं उसको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व्ड हैं वो अगर नीचे बैठने की कोशिश करते हैं तो तुरंत डिसॉल्व होकर वापस आ जाते हैं। यहां पर क्या होता है सैचुरेटेड में कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले भी क्लियर किया था मैंने, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। बट इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड यहां पर क्या होगा कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ, अच्छा क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल का नीचे सेटल डाउन हो जाना, इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है 100 ml जिसमें सॉल्वेंट है, आपने अगर उसमें 10 ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम अगर उसकी सॉल्युबिलिटी है, आपने उसमें जोड़ा है अभी 8 ग्राम, तो ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, अगर आप इसमें फर्दर मान लीजिए 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नीचे प्रेसिपिटेट मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नीचे प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नीचे बैठने की कोशिश करेगा वो तुरंत ऊपर चला जाएगा। आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं हम लोग, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज। देखिए इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था सैचुरेटेड में, तो जो डिसोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, अगला मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। देखिए 12th क्लास स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर पूरी कर लेते हैं, आपको किसी सैंपल पेपर की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ डेली कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनको देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला बोर्ड में, और ना ही नीट में। नीट भी पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फोकस करती है। चलिए, ए बीकर कंटेन्स ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, अच्छा ये पी यहां रह गया है, यहां है ये, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस। ध्यान रखना प्रेसिपिटेशन हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, देखो क्या बताया था यहां, अगर प्रेसिपिटेट आ जाए, यहां प्रेसिपिटेट आ जाए, समझ लेना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से क्लास लेते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सारे क्वेश्चन मैं यही वीडियो क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है, अगले आ जाइए। अब आते हैं, देखिए आपको सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी में दो केस दे रखे हैं। केस वन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और केस टू है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहां ऐसे कंपैरिजन में पढ़ेंगे हम लोग, और यहां लिखते हैं, चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। सेम चीज यहां भी पढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, अब मैं कर लूंगा पेन चेंज। चलिए आ जाइए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में सॉलिड इन लिक्विड में सबसे पहला फैक्टर जो आता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जानते हैं, जल्दी से बताइए, सॉल्यूट क्या है, जो रिलेटिवली लेसर अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या है, जो रिलेटिवली लार्जर अमाउंट में होता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट का क्या खेल है भाई, यहां देखिए, आपने पढ़ा है बचपन से, लाइक, डिसॉल्व, लाइक, पढ़ा है आपने, यस। इसका मतलब क्या होता है कि पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये आपने पढ़ा है बचपन से। ठीक है, अच्छा अभी मैं बता दूं आपको पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंशिएशन हो सकता हो, सेपरेशन हो सकता हो, वो पोलर है। और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो बहुत माइन्यूट हो रहा है, उसको कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, वाटर H+OH- पोलर। वहीं आप केरोसिन ले लीजिए, केरोसिन क्या है, एल्केन। एल्केन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। तो एक चीज याद रखेंगे, पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। चलिए दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग पर आ जाइए। दूसरा देखिए, दूसरा लिखते हैं हम लोग, दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए दूसरा लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दो क्वेश्चन है टेम्परेचर के ऊपर। कलर चेंज कर लो, नहीं तो एक जैसा लगेगा पूरा सब कुछ। टेम्परेचर का क्या रोल है समझिए आप। टेम्परेचर, हम लोग रिएक्शन को या प्रोसेस को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इज रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक का मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने जैसे जिस बीकर में आपने कोई रिएक्शन कराई, अगर वो बीकर ठंडा है तो समझ लीजिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उसने उस बीकर और सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर आप जो रिएक्शन करा रहे हैं जिस बीकर में, जिस कंटेनर में, अगर वो बीकर या कंटेनर गर्म हो गया है तो समझ लेना कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसी के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अभी अगली स्लाइड में वही देखेंगे हम लोग। चलिए, अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई क्यों, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुई है। क्योंकि चेंज, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हीट की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अगर आप उसको बाहर से हीट करते हो तो वो अनफेवरेबल काम होगा, इसका मतलब वो सॉल्युबल नहीं होगा। सीधी सी बात लिख देता हूं मैं यहां पे, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो सॉल्युबिलिटी, अच्छा सॉल्युबिलिटी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। एक एग्जांपल बता दूं एक्सोथर्मिक का, अगर वाटर में आप कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, अनस्लेक्ड लाइम डालते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है।
ठीक है, अगर आप उस सॉल्यूशन को हीट और करने लग जाएं तो वो अनसिलेक्टेड लाइम उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। चलिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको हीट की जरूरत है, हीट की जरूरत है और आप उसको हीट कर रहे हैं, इसका मतलब फेवरेबल काम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आई होप आपको ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आता हूं देखिए तीसरे पॉइंट पर। देखिए अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। देखिए यहां पर बीच में लाइन, और तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग जो है जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा पॉइंट है ये। देखिए दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्वेंट लिया, लिक्विड लिया, और इसमें मैं कोई सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करना चाहता हूं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां सॉलिड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है, आगे चल के पढ़ेंगे पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, अभी के लिए समझ लीजिए वेपर प्रेशर वो नेग्लिजिबल है। मतलब सॉलिड्स डू नॉट हैव वेपर प्रेशर या दे हैव नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब इनका खुद का वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर एयर का है या एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हैं, उसका कोई रोल, कोई सिग्निफिकेंट रोल इसके ऊपर नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिखते ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, आगे आएगा। देखिए तो इसका मतलब प्रेशर डू नॉट प्ले significant role, do not play significant role in dissolution of solid in liquid। ये पॉइंट क्लियर, 3 पॉइंट थे इसमें, क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग इस पर। देखिए कि सेकंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग देख रहे हैं। पहला देखिए नेचर ऑफ गैस, नेचर, अच्छा एनसीईआरटी की ही सारी चीजें हैं, बस उसको एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है केमिस्ट्री के लिए, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बाहर की किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है। बस शर्त यह है कि आप उसको सीक्वेंस बना के पढ़ें। इसके लिए कौन है? इसके लिए टीचर अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस में देखिए, नेचर ऑफ गैस में जैसे कुछ गैसेस हैं जो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे अमोनिया, ये बहुत हाईली सॉल्युबल है। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस हैं जैसे CO2 सॉल्युबल है, ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत सॉल्युबल है, ठीक, लेकिन कुछ गैसें वो इनसॉल्युबल हैं, जैसे लाइक नाइट्रोजन, लाइक हीलियम, लाइक आर्गन। जो भी नोबल गैसेस हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और नाइट्रोजन भी वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रोल है इसको समझिए आप। देखिए ऐसे समझिए आप कि किसी बीकर में, किसी कंटेनर में आपने सॉल्वेंट लिया, और सॉल्वेंट के, देखिए ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसे बना देता हूं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं देखिए, और इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में गैस के मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं, ये फंसे हुए हैं, गैस के मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और जैसे ये दूर दूर होंगे तो तुरंत गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो जो गैस के मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए थे लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, वो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एस्केप आउट होने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा घर में भगोनी में पानी भरिए और उसको रख दीजिए बर्नर के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर, आप देखेंगे थोड़ी देर में बुलबुले स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी उस लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व है टेम्परेचर बढ़ाने से, वो सब एस्केप आउट होने की कोशिश करती है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। अच्छा यहां पर वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कोई खेल नहीं है, यहां तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में हमेशा घटेगी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट था। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब गैस को जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस पर क्या प्रेशर का रोल है ये बता रहे हैं। देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम लेता हूं। ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने ये लिया है लिक्विड, ये मैंने लिक्विड लिया है। अच्छा, हमने इस बीकर को एक पिस्टन से कनेक्ट कर दिया, ये एक पिस्टन है प्रेशर लगाने के लिए, ठीक है। यहां पर ये पिस्टन है और यहां इस लिक्विड में कुछ गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और बहुत कुछ मॉलिक्यूल ऊपर हैं, लाइक दिस, ये रहे, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया। देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल ये रहे, ठीक, यहां पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल थे, ये रहे, और आपने पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड इसको फोर्स लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल फोर्सफुली, कैसे फोर्सफुली और ज्यादा इसमें डिसॉल्व हो गए। जो पहले बाहर ज्यादा थे अब बाहर ज्यादा नहीं है, अब अंदर ज्यादा हो गए। कुल मिलाकर अगर आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है। तो मैं सीधे सीधे अभी के लिए इतना लिख सकता हूं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। बात आई है समझ में? तो ये तीन फैक्टर थे केस 1 के, केस 2 के। अब देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन दिया गया है, अब वो क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, ध्यान दीजिए, सॉलिड सॉल्यूट that can be dissolved in specified amount of given liquid solvent does not depend on। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन करें तो पेन डाउन करके उनको आपको रीड करना चाहिए। अगर केवल ऐसे ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डज नॉट डिपेंड, इसमें हम लोग गलती कर जाते हैं। अब देखिए, तो सॉलिड को जब हम लोग किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर यह सॉल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करती है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। देखिए जब भी आप ये सॉलिड का वेपर प्रेशर 0 है तो प्रेशर डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आपको यहां पे क्या टिक करना है, दैट इज प्रेशर। आई थिंक अब आपको ये वाला टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें हम। अब एक चीज समझिए, इसको हम लोग, अब ये जो प्रेशर वाला खेल है मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखिए हम ये जान चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को हमने यहां पे कैपिटल एस से दिखाया है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहां पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट रखा है। अब देखिए अगर मैं यहां इस सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस कर दूं मोल फ्रैक्शन से, इसको रिप्लेस कर दूं मोल फ्रैक्शन से, तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अच्छा अब देखिए यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और ये पार्शियल प्रेशर P। मैं क्या करता हूं, इस प्रेशर को यहां रख लेता हूं, ठीक है, और काई यहां पर है, तो ये मेरे पास आ गया 1/K। ये जो 1/K आपके पास आया है इसको बोला जाता है KH। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है P = KH इंटू काई। काई क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है, अगली जो क्लास आने वाली है, उसमें हम लोग हेनरी लॉ और हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मैं चाहता तो हेनरी लॉ यहीं पर हम लोग कर देते, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल भी हमको डिस्कस करने हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में केवल सॉल्युबिलिटी वाला टर्म रखा है, और अगली जो क्लास होगी उसमें हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो करिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।